back with the part 3 of the chapter The Rise of Nationalism in Europe. हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमने आखिरी बार जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि वहाँ पर हमने वुमेन राइट्स के बारे में पढ़ा था कि जहाँ पे वहाँ पार्लियामेंट फॉर्म हुई, द नेशनल असेंबली वो उन्होंने फॉर्म करी थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करी थी और उन्होंने वो ऑफ़र करी थी किंग को. द किंग वॉज फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, ठीक है, लेकिन उसने मना कर दिया था और अपोज कर दिया था. ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा था वहाँ पर बेसिकली ये वाला पिक्चर बुक में भी है कि वुमेन को वहाँ पे कोई राइट्स नहीं दिए गए थे, जबकि जो वुमेन थी उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया था. हमने पीछे भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि उन्होंने न्यूज़पेपर्स अपने लिए खोले, उन्होंने एसोसिएशंस बनाई, उन्होंने सपोर्ट किया पार्लियामेंट को, लेकिन स्टिल दे डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन और द पार्लियामेंट. अब ये पिक्चर वही रिप्रेजेंट कर रही है. अब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अपर लेफ्ट गैलरी में इधर ये जो बैठी हैं ये विमेन है, ठीक है. यहाँ पर इन्हें एज अ ऑब्जर्वर्स बुलाया गया है. ये यहाँ पर बैठ के इनके पास कोई राइट्स या कोई वो कहते हैं ना हक नहीं है कि आप यहाँ बैठ के कुछ फॉर्म करोगे. आप सिर्फ यहाँ देखने आए हो, ठीक है. हम फर्दर चलते हैं. तो उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जहाँ वुमेन को राइट्स नहीं मिले तो अब वहाँ पर जो पार्लियामेंट फॉर्म हुई वहाँ पे हमने पढ़ा पार्लियामेंट से एक जगह जहाँ पे पीछे पड़ा था, जहाँ एक जगह लोग अपने लिए इंडिपेंडेंस मांग रहे थे जर्मन रीजन में, वहाँ दूसरी तरफ पीजेंट्स ने रिवोल्ट शुरू करी थी, वहाँ ग्रीस को इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई हो रही थी. तो यहाँ पे अब कंजर्वेटिव फोर्सेस को फाइनली लगा कि लिबरल मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फाइनली बढ़ चुकी है. अब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसको सप्रेस करने के लिए, ठीक है. मतलब उनको सप्रेस करके अपना ओल्ड ऑर्डर को वो वापस नहीं ला पा रहे हैं. सप्रेस तो कर दिया लेकिन उनका ओल्ड ऑर्डर उनके वापस नहीं आ पा रहा उनके पास. तो फ़ायदा ही क्या उनको सप्रेस करने का. लोगों के मन में वो नेशनलिस्ट की भावना अब आ ही चुकी थी. इसीलिए अब उनको ये लगा कि अगर अब हमें यहाँ पर वो साइकिल दोबारा स्टार्ट करनी है, ये वाले ओल्ड ऑर्डर की, कंजर्वेटिव रिजाइंस की जो पहले थी फ्रांस में, ये आप पे पहले टाइम पे चलती थी, मोनार्कियल फॉर्म में चलती थी. अब हमें यहाँ पे उसको वापस लाने मतलब इन सबको वापस मोनार्क्स को ये बेसिकली लगना शुरू हो गया था कि जैसे जब दैट द साइकिल्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग. अब ये जो रेवोल्यूशन आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिप्रेशन हो रहा है, ठीक है, और लोग यहाँ पे झगड़ रहे हैं. अब हमें एक ही बारी में ये बंद होगा और ये ओल्ड ऑर्डर हो सकता है अपने आप ही रीस्टोर हो जाए. इसलिए उन्होंने वहाँ पे लिबरल नेशनलिस्ट को वहाँ पे कंसेशंस दे दिए. हेंस इन द ईयर ऑफ आफ्टर 1848 द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ वेस्टर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe after 1815. Serfdom and bonded labor were abolished both in Habsburg Dominion and in Russia. The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarians in 1867. अब ईयर्स आफ्टर 1848 के बाद उन्होंने वहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया. जब देखा तो यहाँ पे तो नेशनलिस्ट मूवमेंट रुक ही नहीं रही है, हमारा ओल्ड ऑर्डर आ ही नहीं रहा, अब हम क्या करें. तो इन्होंने वहाँ पे जाके हार मान ली. इन्होंने कंसेशंस लिबरल्स को ग्रांट कर दिए, जो उनकी मांग थी इन्होंने दे दी और इन्होंने फाइनली वहाँ पर लेबर और बॉन्डेड लेबर मतलब ज़बरदस्ती का काम कराना और पैसे ना देना, और जो लोग सर्व कर रहे थे वहाँ पे, जो हालत बुरी हो रही थी, उस सबको एबॉलिश कर दिया गया. और हैब्सबर्ग के रूलर्स ने हंगेरियंस को मोर ऑटोनॉमी मतलब राइट्स ज़्यादा दे दिए, ठीक है. फर्दर अब देखें तो हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने किसकी वो पढ़ी, जर्मन की फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. अब यहाँ पे द मेकिंग ऑफ जर्मनी मतलब कैसे जर्मनी एक नेशन स्टेट इमर्ज हुई, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एज यू हैव सीन nationalist feelings were widespread among the middle class Germans who in 1848 tried to unite the different regions of Germany.
This liberal initiative to nation building was however repressed by the combined forces of monarchy, the military and supported by the large landowners called the Junkers of Prussia. इसका मतलब ये है कि जो नेशनलिस्ट थे, जो लोग थे, उन्होंने खूब कोशिश करी कि हम जर्मन को एक यूनाइटेड कंट्री बनाएं। जो इतने सारे उन्होंने डिविजन्स कर रखे थे, इतने किंगडम्स बना रखे थे, अपना अपना रूल था लोगों का, वहाँ पे ऑटोक्रेट के रूल था, उनको हटाने का उसको हटाना चाहते थे। लेकिन वो पार्लियामेंट कहीं ना कहीं डिसबैंड हो गई और वहाँ पे उसका कोई यूज़ नहीं हुआ। इसीलिए अब क्या हुआ, अब यहाँ पे वो जर्मन यूनिफिकेशन कुछ एक पर्टिकुलर कंट्री के हाथ में आ गई थी, लोगों की नहीं। अब वो उस पर्टिकुलर कंट्री के राजा करता है। वो यहाँ पे ये बता रहा है कि क्यों नहीं हुई थी बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे मोनार्क ने बाकी मोनार्क्स को इकट्ठा किया, फोर्सेस इकट्ठी करी और बड़े बड़े लैंड ओनर्स, उस टाइम पे लैंड ओनर्स को जंकर्स कहा जाता था, उनके साथ प्रूशिया के लैंड ओनर्स के साथ मिलकर उसने उस आर्मी को डिसबैंड कर दिया था। अब देखो, जहाँ उन्होंने वहाँ के जो वहाँ के बेसिकली हुआ यूँ कि वहाँ के जो लोग थे बेसिकली जर्मनी के, वो तो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे अब एक कंट्री के हाथ में इसकी यूनिफिकेशन थमा दी गई थी, ठीक है। प्रूशिया वॉज द कंट्री द वन हु टुक दिस इनिशिएटिव। वहाँ के चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क को वहाँ के किंग ने यह ऑर्डर किया कि आप आर्मी लेके जाओ, आप कुछ भी करो, लेकिन इस कंट्री को आप यूनिफाई करो, ठीक है। ओवर 3 wars ओवर these 3, actually it's 4, let me check, yeah, with these 3 सुपर पावर्स। अब ये उस टाइम पे वहाँ की 3 सुपर पावर्स थी, ठीक है। इन्हीं को उन्होंने 3 wars, 7 years तक ये वॉर्स चली और इन्हीं को इन्होंने वहाँ पर हराया। बेसिकली ये 3 सुपर पावर्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इन तीनों सुपर पावर्स को ऑटोमन बिस्मार्क आर्मी, प्रूशियन आर्मी ने हराया, ठीक है, और प्रूशियन विक्ट्री हुई। तो इन जनवरी 1871 प्रूशियन किंग विलियम I वॉज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, उस टाइम पे जहाँ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी वहाँ पे वो था फेडरिक विल्हेम IV, यहाँ पर है हमारे पास विलियम I, ठीक है। तो इसने ये बना था जर्मनी का एम्परर, ठीक है, वर्सेलिस में जहाँ पर सेरेमनी हेल्ड हुई थी। नेक्स्ट, on the bitterly cold morning of 18 January 1971, assembly comprises of princes and German state representatives of the army, important ministers including Chief Minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German emperor headed by Kaiser William I of Prussia। ये केसर विलियम I उसका नाम है। अब जब उनकी विक्ट्री प्रूशिया की हो गई, वहाँ पर उन 3 सुपर पावर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस को हराया, तो ये जाके वहाँ का हेड बन गया, ठीक है। The national building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. Prussian measures and practices often became a model for the rest of the Germany. जहाँ हमें पता था कि जो प्रूशिया एक पावरफुल कंट्री थी, हमने पढ़ा था कि एक सुपर पावर थी, ठीक है, तो उसने यहाँ जर्मनी पे आकर अपनी डोमिनियंस तो करी थी, लेकिन वो डोमिनियंस बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आई। वहाँ पे उसने बैंकिंग सुधारा, लीगल जुडिशियल सिस्टम को ठीक किया, वहाँ पे करेंसी जो हमने पढ़ा था मॉडर्नाइज कर दिया, यानी हो सकता है वहाँ कोई और सिस्टम चलता हो उसको हटाया। तो ये जो उसने मेजर लिए थे, ये बाकी की जर्मनी के लिए एक अच्छा मॉडल बन के सामने आई कि दिस इज़ अ गुड थिंग टू डू इन अ कंट्री, ठीक है। फर्दर अब हम एक बार पढ़ रहे हैं यहाँ पर इटली की यूनिफिकेशन। थोड़ी डिफ़िकल्ट है जर्मनी से, लेकिन हम फिगर से समझेंगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, अब यहाँ पे जहाँ हम इटली की बात कर रहे हैं, तो इटली में ना एक छोटी सी ये बूट शेप कंट्री है। अब आप ये देखो, ये कंट्री, वेट अ सेकंड, ये सारा इटली का पोर्शन था और ये आफ्टर यूनिफिकेशन है। अब बिफोर यूनिफिकेशन आप देख सकते हो
कि ये कैसे कैसे डिवाइडेड थी। मतलब इतने छोटे छोटे पार्ट्स उन्होंने एक ही कंट्री में से सारे निकाले हुए थे। यहाँ पे अब हमें दिखाया गया है कि जो 19th सेंचुरी में बेसिकली इटली को टोटल 7 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था। हम इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये टोटल 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। और इनको अब ये कैसे कैसे रूल करते थे अब हम वो पढ़ेंगे। सर्दीना पिगमेंट वॉज रूल्ड बाय एन इंटायरली इटालियन हाउस। ठीक है, सर्दीना पिगमेंट यहाँ पर हमारी बुक के पिक्चर्स में मेंशन नहीं है, बट इट्स समवॉट हियर, लाइक इधर के एरियाज़ में कहीं पे लाई करता है। ये जो एरिया था ये सारा ये वो रूल करते थे, इंटायरली इटली रूल करता, मतलब एक इटली का एक इटालियन प्रिंस रूल करता था। ठीक है, यहाँ का जो नॉर्थ का एरिया था ये नॉर्थ वॉज रूल्ड बाय द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। ठीक है, द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप। ठीक है, एंड जो नीचे हमारे पास अब सदर्न पार्ट आ जाता है वहाँ पे स्पेन रूल करता था। ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पे ये रूल था। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या था कि सबके अपने अपने किंगडम्स हैं और इतनी इंटरफेरेंस नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम आता है, हम फर्दर चलते हैं। जिप्सी मजीनी, हमने नाम यहाँ पे पीछे भी पढ़ा था जिप्सी मजीनी का, कि उसने सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करी थी, राइट। जो उसने हमने पढ़ा था जो इटली के लिए उसने फॉर्म करी थी वहाँ पर सीक्रेट सोसाइटी टू यूनिफाई इटली, द यंग इटली इन मर्सिलिस। ठीक है, वो दिस वाज फॉर दैट ओनली। ठीक है, जिप्सी मजीनी को ये उसने प्रोग्राम्स खड़े करे, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई। ठीक है, इसलिए कि वो यहाँ पे यूनिफिकेशन ला सके यहाँ की कंट्री में। ठीक है, सबसे पहले इसने यूनिफिकेशन के लिए रेवोल्यूशन किया था 1831-1848 में, लेकिन वहाँ पर जो है कोई भी वो नहीं हो पाया, क्या कहते हैं कि कोई रूल, मतलब कोई वहाँ पे एंड में आके उन्हें कोई हाथ में कुछ नहीं मिला, फेलर हो गया, रेवोल्यूशन बिल्कुल बैठ गया। इसीलिए अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वो इधर सर्दीना पिगमेंट के रूलर किंग एम्यूनल I के ऊपर आ गई। ठीक है, हाँ, यहाँ के जो किंग थे उनके ऊपर ये आ गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब यहाँ पे इनको जो है उसको वो करना है, यूनिफाई करना है। उन्होंने उनके चीफ मिनिस्टर केवर, उसकी मदर जो फ्रेंच बोलते थे, ठीक है, इटालियन से बेटर फ्रेंच बोलते थे वो। ठीक है, तो उन्होंने उनके साथ मिलकर, ठीक है, सबसे पहले जो सर्दीना पिगमेंट था उसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट किया। ऑस्ट्रियन फोर्सेस कौन सी थी, हमें याद है, जो नॉर्थ को रूल कर रही थी। ठीक है, उनके पास ट्रूप्स थे, रेगुलर ट्रूप्स थे बेसिकली, जो लड़ाई करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो बहुत सारे वॉलंटियर्स जिप्सी गिरिबाल्डी के साथ आ गए, इनकी टीम को ज्वाइन किया और 1860 में इन्होंने साउथ में जाकर द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज जो उन्होंने फॉर्म किया स्पेन के लोगों ने, उनको हराया था। अब मिडिल का क्या हुआ था, मिडिल का जो था वो पोप रूल करता था। पोप को लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक है, तो उसके साथ उन्होंने क्या बात करी थी कि आप उनके साथ झगड़ा नहीं किया था। ऑब्वियसली बहुत एक छोटी सी वो स्टेट है, वहाँ पर उसके पास कितनी आर्मीज़ होंगी, तो उनसे बात करी और उन्हें एक बहुत छोटा सा एरिया जाके दे दिया। ठीक है, अलग से बाहर, इटली के बाहर एक छोटा सा एरिया दे दिया और कहा आप यहाँ पे रूल कर लो। ठीक है, तो अब फाइनली जब इन लोगों ने सबको हरा दिया तो 1861 में विक्टर एम्यूनल II वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। Next, Italians were scattered several dynastic states as well as multinational Habsburg Empire. During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states. वही हमने जो पीछे पढ़ा, नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग,
सेंटर बाय पोप एंड साउथ बाय स्पेन। इवन द इटालियन लैंग्वेज, अब वहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि ये एक टाइप का आइडिया है वहाँ पे क्या क्या चलता था, कि वहाँ की जो इटालियन लैंग्वेज थी मतलब बिफोर द यूनिफिकेशन वहाँ पे भी इतने वेरिएशंस थे। तो बेसिकली समवॉट इट रिक्वायर्स, द कंट्री बेसिकली रिक्वायर्ड अ प्रॉपर यूनिफिकेशन। ओके, अब ये देखो, ये है ऑटोमन बिस्मार्क, ये इसकी फ़ोटो है और ये एक पेंटिंग है जो हम देख रहे हैं। ये ऑटोमन बिस्मार्क हमने जर्मनी के उसमें पढ़ा है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो ऑटोमन बिस्मार्क हैं ये, और इनके हाथ में एक हंटर है, ठीक है। यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ऑटोमन बिस्मार्क वाज अ स्ट्रिक्ट फिगर। ये यहाँ पे जो है उनकी पार्लियामेंट है और कैसे वहाँ पर ये उनसे काम करा रहे हैं और लोग छुप के बैठे हैं अंदर। दिस शो दैट हाउ स्ट्रिक्ट ऑटोमन बिस्मार्क वाज। ओके, अब हम ब्रिटेन का एक केस पढ़ेंगे, इट्स अ इम्पॉर्टेंट केस। कैसे, अब वो सुनते हैं। अब देखो, ये ब्रिटेन है, मैं मान लेते हैं, ठीक है। इसके आसपास 3 कंट्री छोटी छोटी वो थे, स्टेट थे। वन वॉज द वेल्श, द अदर वॉज स्कॉट एंड द वन वॉज आयरिश, ठीक है। पहले तो जो ब्रिटेन था वो, अभी तो हम देखें तो वो एक यहाँ पे यूनाइटेड नेशन, मतलब एक ब्रिटिश नेशन है प्रॉपरली, ठीक है, एक नेशन के फॉर्म में। लेकिन वो पहले के ज़माने में 18th सेंचुरी के आसपास भी वो, तब तो वो नहीं था, ठीक है। लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली जो वहाँ पे इंग्लैंड एट इट्स सेंटर, बेसिकली वहाँ पे वो जो था एक पावर बन गया था, ठीक है। स्लोली एंड स्टेडीली ब्रिटिश एक वो बन के आई, एक यूनाइटेड कंट्री बन के मतलब एक नेशन बन कर सामने आई थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि एक सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन की वजह से वो हो गया था। ये भी एक बहुत लंबा प्रोसेस था, मतलब एक नॉर्मल रेवोल्यूशन और झगड़े की वजह से ये ब्रिटेन पहले खुद में एक नेशन नहीं बना था। पहले एक बहुत वैसे, जैसे हमने फ्रांस में पढ़ा, वैसे एक बहुत लंबा प्रोसेस था वहाँ पर भी। जैसे जैसे ब्रिटिश की जो ब्रिटिश नेशन था वो इमर्ज हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिश नेशन फॉर्म हो गया तो इसने धीरे धीरे ना इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती चली गई। इसके हाथ में पावर आ गई, इसके हाथ में मनी आ गई, इसके हाथ में इस इम्पोर्टेंस बढ़ गई, ठीक है, स्टेडीली बढ़ती गई क्योंकि यूनिफाई हो गई कंट्री, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, पहले इसने वेल्श को कैप्चर किया, ठीक है। फिर क्या किया, इसने स्कॉटलैंड को भी कैप्चर करने की कोशिश की। फिर ऑब्वियसली इनके बीच में क्या हुआ, इनके बीच में लड़ाई हुई तो द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इनका रिजल्ट क्या था कि स्कॉटलैंड जो था वो इससे मिल गया और तब क्या फॉर्म हो गया, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये तो इसको तो कैप्चर कर ही लिया, लेकिन स्कॉटलैंड को भी कर लिया, ठीक है। और उस स्कॉटलैंड को कैप्चर करने के बाद द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 फॉर्म हुआ। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड वर कंबाइंड एंड दिस वाज नोन एज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अब हम फर्दर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक आता है आयरलैंड के बाद बेसिकली। अब आयरलैंड में क्या था, आयरलैंड में ना 2 टाइप के लोग रहते थे। द वन वाज द प्रोटेस्टेंट्स and the other were the Catholics। अब जो वो थे प्रोटेस्टेंट्स थे, they wanted to establish their control over the Catholics and then the country, ठीक है। क्योंकि देखो, जहाँ 2 लोग डिफरेंट कल्चर्स फॉर्म्ड हैं जिनके, वो तो यही चाहेंगे कि हमारे को तो कंट्री के ऊपर एक डोमिनेंस से मिल जाए, ठीक है। तो यही हुआ था, ठीक है। अब उनको वहाँ पे चाहिए थे कि हम पूरी जो कंट्री है उसको पूरी तरह डोमिनेट। तो अब ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग प्रोटेस्टेंट्स चाहते थे कि हम जो है कैथोलिक को करें डिफ़ीट, और उनके बाद इनको डिफ़ीट करने के बाद अब हम आयरलैंड के ऊपर अपना कब्ज़ा करें। तो यहाँ पे ब्रिटिश नेशन ने फ़ायदा उठाया। इन्होंने कोशिश करी कि अब हम यहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स की मदद करें, और इंग्लिशमैन के लोग थे, सब ने रिवोल्ट्स किए, लेकिन ऑब्वियसली ब्रिटिश वन, ठीक है। इन्होंने अपनी डोमिनियंस कर ली और फाइनली आयरलैंड भी यहाँ पर जुड़ गया इनके साथ, ठीक है।
अब यहाँ हम यही पढ़ रहे हैं इन्फ्लुएंस क्या हुआ था स्कॉटिश के ऊपर। यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं जितना भी कि स्कॉटलैंड में जो थे वहाँ पे कौन कौन रहते थे लोग, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। ब्रिटिश ने इन्हीं का एडवांटेज लिया और इन्हीं की कंट्री को प्रॉपरली डोमिनेट कर दिया। ठीक है, वहाँ पे जहाँ रिवोल्ट भी दो लोगों ने करी थी, जहाँ हमने एक नाम पढ़ा वुल्फ टोन और उसके इरिशमैन पीपल, जिन्होंने कोशिश करी, कोई काम नहीं हुआ, तो फोर्सफुली उन्हें उनके साथ इमर्ज होना ही पड़ा। तो अब वहाँ पे न्यू ब्रिटिश नेशन था, वो फॉर्म हो गया। ठीक है, अब वहाँ पे होता क्या था, वो इंग्लिश कल्चर को लोगों पे डोमिनेट करते थे। ठीक है, न्यू सिंबल्स आ गए ब्रिटेन के, ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड। ये सब उस वक्त पे प्रमोट कर दिया गया था। ठीक है, अब हम फर्दर चलते हैं। अब ये देखो, हमने जो वो पढ़ा यहाँ पर बेसिकली ब्रिटेन के केस से पहले हमने पढ़ लिया उसका केस, इटली का केस हमने पढ़ा। इटली के केस में दिस इज़ गिरिबाल्डी, जो आर्मीज़ लेकर आया था, जिसके साथ आर्मी को जिसने वहाँ पर ज्वाइन किया था चीफ मिनिस्टर केवर को। ये जो है इट इज़ हेल्पिंग द विक्टर एम्यूनल सेकेंड और सर्दीना पिडमेंट, जिनके अंडर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी इटली को यूनिफाई करने की। अब आप बूट पे देखो तो यहाँ पे इटली लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो ये है ये हेल्प कर रहे हैं गैरिबाल्डी टू वियर दिस शू पहनने का मतलब ये है कि वो हेल्प कर रहे हैं किंग को अपनी आर्मीज़ के साथ लाकर रिवोल्ट करके और कंट्री को यूनिफाई करने में। बेसिकली वो किंग की यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे बूट का पहनना उसका सर्वेंट नहीं है, यहाँ पे ही इज़ हेल्पिंग द किंग टू यूनिफाई द नेशन, यूनिफाई द कंट्री इटली। ओके, विजुअलाइजिंग द नेशन। अब देखा जाए तो हमारी कंट्री में हम भारत माता बोलते हैं। हम जब भी कहीं देखते हैं तो प्रॉबेबली स्पोर्ट्स कल्चर या फिर हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में भारत माता इज़ ऑफनली स्पोकन फॉर द कंट्री। भारत माता बेसिकली रिप्रेजेंट्स द इंडिया। ठीक है, इंडिया के झंडा, इंडिया के लोग, इंडिया एज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। Basically, भारत माता basically represents it. It's a female figure which represents the country, which stands for the country. तो ठीक है, अब हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि वहाँ फ्रांस में भी उन्होंने एक फ़ीमेल फिगर को वो बनाया था, फीमेल फिगर के थ्रू अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करा था। उस फीमेल फिगर को हम कहते हैं एलिगोरी, जो विच बेसिकली रिप्रेजेंट्स द पीपल, बेसिकली रिप्रेजेंट्स द कंट्री। अब वो कंट्री चाहे कैसी भी हो, लिबर्टी हो, फ्रीडम हो, मोनार्की हो, डिक्टेटरशिप हो, डेमोक्रेसी हो, वहाँ पे लिबरल्स रहते हैं, वहाँ पे कंजर्वेटिव्स रहते हैं, तो कुछ भी हो, ये जो है वो उनको रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और ये जो फीमेल फिगर थी, अब ये कोई वुमेन की रियल लाइफ उस पे नहीं थी, ये कंट्री पे बेस्ड थी कि वो कंट्री कैसे दिखेगी। ठीक है, देखो तो फ्रांस में जो था शी वॉज क्रिश्चियन मेरीन। ठीक है, और जो हमारे पास उसके वहाँ पर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बेसिकली लिबर्टी ऑफ रिपब्लिक हमने पीछे भी पढ़ा था, द रेड, लास्ट ईयर भी रेड कैप, ट्राई कलर, कोकेड, ब्रोकन चेन, द लॉ टैबलेट, ये सब हमने पिछले साल पढ़ा था। जर्मनी के लिए जो उन लोगों ने चुना था आफ्टर द यूनिफिकेशन, बेसिकली इट वॉज जर्मेनिया। दिस इज़ जर्मेनिया, दिस इज़ अ वुमेन। ओके, दिस पिक्चर, दिस इज़ जर्मेनिया। ये जर्मेनिया जो वुमेन है यहाँ पे, शी रिप्रेजेंट्स heroism and justice for the people, heroism to come forward and make our country as a unified country, as a nation state. The artist prepared this painting of Germania on a cotton banner as it was meant to be hanged from ceiling in the church. अब देखो यहाँ पर जो वो बता रहा है कि ये जर्मेनिया बेसिकली रिप्रेजेंट्स हेयर इज़ हीरोइज्म एंड जस्टिस। ठीक है, और यहाँ पे इसे कॉटन पेपर पे बनाया था। अभी हम देखते भी हैं ये कहाँ पे हंग की गई थी पिक्चर, बेसिकली ये पेंटिंग। तो यहाँ पर
In visual representation, Germania wears a crown of oak leaves. This. As a German oak stands for heroism. जो हमने अभी पढ़ा कि जो German oak है, it stands for heroism. ये वही है जो हमने पिछले साल पढ़ा था, ये वही है, उनके फिगर्स हैं ये बेसिकली. ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पर है हमारे पास ये जर्मन ओक. वेट सेकेंड. ठीक है, ये रहा फ्लैग, ब्रोकन चेन, ये जो उनके हाथ में लीव्स थी, ये टैबलेट. ये कुछ कुछ ऐसे फ्रेंड से मैच करते हैं, सारे नहीं करते हैं. ब्रोकन चेन बीइंग फ्रीड हमने पीछे पढ़ा. ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल्स, द सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर. ठीक है, ये जो सिंबल है इट इज़ द सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, जो उस टेबल में मेंशन्ड है कि क्या क्या चीज़ें थी विच रिप्रेजेंट्स जर्मनी. और ये जो थी जितनी है ये सब इसके आसपास ही हैं. ध्यान से देखें तो ब्रोकन चेन है, स्वॉर्ड है, ये लीव्स हैं, क्राउन है, पीछे फ्लैग है, उन सब के बारे में वो बता रहा है. पहले हमने पढ़ लिया ब्रोकन चेन मतलब मैं फ्री हूँ, मैं एज इन लोग, हम लोग फ्री हैं. उसके बाद हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ये टैबलेट विच बेसिकली रिप्रेजेंट्स द जर्मन एम्पायर. क्राउन जो उसने ओक लीव्स पहनी हुई थी ऊपर सर पे, इट इज़ हीरोइज्म. स्वॉर्ड यानी कि मैं लड़ाई के लिए रेडी हूँ. उसके हाथ में जिसने ऑलिव ब्रांच पकड़ी है, यानी कि लड़ाई होगी लेकिन हमारे जीतने के बाद पीस क्रिएट होगी, फिर झगड़ा नहीं होगा. ब्लैक, रेड और गोल्ड का ट्राई कलर, बेसिकली इट वाज द फ्लैग ऑफ द लिबरल्स. ठीक है, रेज ऑफ द राइजिंग सन मतलब न्यू एरा बिगिन हो रहा है. फाइंड इट दीज रेज रिप्रेजेंट कि अब हमारे पास न्यू एरा आ रहा है. अब यहाँ पे फाइनली हमारी कंट्री यूनिफाई हो गई है. ठीक है, तो जर्मनी का इम्पॉर्टेंट है, जर्मेनिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ द फीमेल एलिगोरी विच रिप्रेजेंट द जर्मन नेशन. और इसके रिलेटेड हमने जो भी था वो भी पढ़ लिया. फर्दर अब यहाँ पे देखो तो ये जो फॉर्म हुई दैट वाज फॉर्म इन 1848 एंड नाउ दिस इज़ द फॉलन जर्मेनिया. एक वॉर के थ्रू या एक रेवोल्यूशन में दिस इज़ द फॉलन जर्मेनिया. यहाँ देखो तो यहाँ स्वॉर्ड, यहाँ पे कैराकैसेस यानी कि लोगों का मरना, यहाँ पर इधर क्राउन, सब कुछ गिरा पड़ा है. यानी कि जो लड़ाई हुई है उसके बाद की पिक्चर है बेसिकली. एक लड़ाई जो जर्मनी के साथ हुई. अब यहाँ पे फिर से देखें तो 1860 में जो जर्मेनिया है वो खड़ी है, हाथ में स्वॉर्ड है, ऊपर ओक लीव्स है, नीचे जर्मनी का वो सिंबल पकड़ा हुआ है. दैट शी इज़ कमिंग फॉरवर्ड एंड शी स्वेयर्स टू प्रोटेक्ट द जर्मन नेशन विद दिस स्वॉर्ड. ठीक है, दिस बेसिकली इज़ नॉट गोना फाइट. ये वुमेन कोई रियल लाइफ वुमेन नहीं है, ये बेसिकली कंट्री को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म. अब देखा जाए तो लिबरल्स ने या नेशनलिस्ट ने खूब आगे बढ़े, इन्होंने खूब लड़ाई करी, इन्होंने लोग वहाँ से कंजर्वेटिव्स को हटाया, वहाँ से ऑटोक्रेट्स हटाए, मोनार्की हटाई, कंट्री को यूनिफाई करा. लेकिन देखो क्या होता है ना, जब मैं मान लो अगर मैं कहीं बंद बैठी हूँ, मैं वहाँ से फ्री होती हूँ और कोई मुझ पर रूल कर रहा था कब से, लेकिन मैं उठी हूँ, मैं आगे बढ़ी हूँ. आई फॉट एंड आई मेड नेशन जहाँ मैं डिसीजन लूँगी. और मैं मतलब कि कहते हैं ना मेरा भी जो डिसीजन है वो लोग दिमाग में रख के चलेंगे, ये होगा. ठीक है, तो वहाँ मुझे लगता है कि अब मुझे भी चाहिए कि मैं दूसरों को रूल करूँ. और कब तक मैं फ्री करती रहूँगी और मैं रूल ही नहीं करूँगी, मुझे भी मौका चाहिए कि मैं रूल करूँ. तो ये वही एक मेथड है, मतलब ये वही एक टॉपिक है यहाँ पर. नेशनलिज्म का मतलब हमने बिगिनिंग में भी पढ़ा था कि एक कंट्री के लोग जहाँ पे वो कल्चर और हेरिटेज शेयर करते हैं, सेम कल्चर हेरिटेज को बिलोंग करते हैं, उसे प्रिजर्व करना चाहते हैं. वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई डोमिनेंसी आए और उनका कल्चर, अपना कल्चर मुझसे मनवाए. इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है कि कोई आउटसाइड कंट्री का आके उन्हें डोमिनेट करना. ठीक है, और अपनी कंट्री को सुपीरियर, अपने आप को सुपीरियर बताना. ठीक है, अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म का मतलब एक्चुअली में क्या होता है. ठीक है,
नेशनलिज्म मैं फिर बता देती हूँ क्या होता है। लोग अपनी कल्चर हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, नहीं चाहते कि कोई पीछे से आके इन्हें रूल करना शुरू करे और अपने कल्चर की डोमिनेंस बताए। इंपीरियलिज्म वो लोग जो आके कंट्रीज़ को कैप्चर करके अपने आप को सुपीरियर बताते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, मैंने बताया कि अब नेशनलिस्ट के मन में ये बात आ गई कि अब वो तो इनटॉलरेंट हो रहे थे कि अब हमें फ्रीडम तो मिल रही है, अब हम भी रूल करेंगे। जहाँ रूलर्स ने हमें रूल किया, अब यहाँ पर हमारी बारी है रूल करने की। तो अब इनके बीच में एक तरीके से जेलसी आ गए एंड दे वर रेडी टू वॉर, कि अब वॉर की बारी हमारी है, अब हम लड़ेंगे और हम रूल करना चाहेंगे, ठीक है। दिस इज़ द पॉइंट। The major European powers in turn manipulated the national aspirations of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aims, ठीक है। इनके जो एस्पिरेशंस थे, इनको जो सुपर पावर्स थी, इन्होंने भी माना समझा और उसके बाद अपना ही रूल करने के लिए इनकी बातों को पूरा करने लग गए, ठीक है। यही सेम बात हुई यहाँ पर, कहाँ पर, एक एरिया ऑफ बाल्कन्स 1871। यहाँ पे जो जोग्राफिकल एरिया था, इट कंप्राइजेज ऑफ रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया एंड हेर्ज़ेगोविना। इसमें बहुत सारी और कंट्रीज़ हैं जो हमारी बुक में लिखी हुई हैं। द मेन वर दीस। अब हमने जो ग्रीस की इंडिपेंडेंस भी पढ़ी थी, कि ग्रीस की इंडिपेंडेंस में ऑटोमन एम्पायर से उन्होंने लड़ाई करी थी। वहाँ पर लॉर्ड बायरन ने बहुत सारा मनी का कंट्रीब्यूशन दिया था। तो एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ द बाल्कन रीजन वाज रूल्ड बाय द ऑटोमन एम्पायर, और लोगों ने वहाँ जब ऑटोमन एम्पायर से छुटकारा पाने के लिए, उसको हटाने के लिए जब वहाँ पे लड़ाई शुरू हुई, तो ये नेशनलिस्ट की फीलिंग यूरोप के बाकी एरियाज़ में भी शुरू हो गई थी। वहाँ पे भी लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया कि हमें भी फ्रीडम चाहिए, ठीक है। ये फ्रीडम देखते देखते उन्होंने फ्रीडम तो पा ली, लेकिन बाद में मैंने बताया उनके अंदर वही फीलिंग्स इमर्ज हो गई कि हमें अब रूल करना है। तो यहाँ पे अब लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स आ गए। पीपल वर जेलस ऑफ, स्टेट्स वर जेलस बिटवीन ईच अदर, ठीक है। दे वांटेड टू कंट्रोल ओवर ईच अदर्स टेरिटरीज। अब यहाँ पे जहाँ अब देखो, जहाँ 4 लोग हैं, चारों के बीच में लड़ाई होएगी, तो जो बाहर से आके उनको समझा के रूल करने वाला होगा ना, वो उसकी पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर से आने वाले का रूल चारों में से 2 लोगों से मैच कर जाएगा, ठीक है। वो यही हुआ। ये डिसयूनिटी, मतलब आपस में तो यूनिटी है ही नहीं, एक दूसरे से लड़े ही जा रहे हैं। इनमें से किसी एक के साथ आकर हम भी कंबाइन करके इन्हीं को कैप्चर कर लेंगे, तो हमारे को तो एक अच्छा रीजन मिल जाएगा, अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करने का मौका मिल जाएगा। तो अब रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी, दे वांटेड टू एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर दिस एरिया। तो इन्हीं कंट्रीज़ के बीच में 2 पावर्स फॉर्म हो गई, अलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था 9th क्लास में। इन्होंने डिफरेंट आपस में जुड़ गए और पावर्स फॉर्म कर ली। पावर्स फॉर्म करने के बाद इन्होंने यहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू कर दी, कॉन्टीन्यूस वार्स होते रहे। लोगों को लगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2 कंट्रीज़ या पावर्स आपस में लड़ेंगी, कुछ टाइम तक लड़ते रहेंगे, उसके बाद कोई जीत जाएगा, कोई हार जाएगा, कोई हार मान लेगा, कोई वापस चला जाएगा, कोई नहीं भी जीतेगा, हो सकता है बाल्कन खुद ही जीत जाए। लेकिन ये नहीं हुआ। इतना लंबा वॉर, इतना ड्रैग वॉर कि ये फाइनली वॉज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। नेशनलिज्म aligned with its imperialism basically led to Europe in disaster। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन NCERT है कि नेशनलिज्म, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना, प्रोटेक्ट करने के बाद वहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ को कैप्चर करके अपनी डोमिनियंस भी दिखाना, मतलब दोनों तरफ से कहीं नहीं रहना। पूरे यूरोप में एक वर्ल्ड वॉर डिज़ास्टर सा शुरू हो गया था, ठीक है। जहाँ यहाँ पे एक तरह की लड़ाई हो रही थी, वहाँ दूसरी तरफ जो यूरोपियन कंट्रीज थी, कॉलोनाइज का मतलब भी इंपीरियलाइज ही होता है कि वो बाकी कंट्रीज़ के आसपास पूरे वर्ल्ड में जो बाकी कंट्रीज़ थी वो बेसिकली मीनवाइल जो कंट्रीज़ पूरे वर्ल्ड की थी, जो यूरोपियन पावर्स ने कॉलोनाइज करके रखी हुई थी। जैसे हमने पढ़ा था जो ब्रिटेन ने किया था
कैप्चर कर लिया था 3 कंट्रीज़ को अपने अंडर, बाकी और भी जो कंट्रीज़ को कैप्चर करके रखा हुआ था यूरोपियन पावर्स ने, उन्होंने यहाँ पे लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने वो इनके डोमिनियंस के अगेंस्ट गए, एंटी इंपीरियल मतलब इंपीरियल के लोग अगेंस्ट चले गए और वहाँ पे स्ट्रगल्स और लड़ाइयाँ और रेवोल्यूशन शुरू हो गया। ठीक है, तो अब ये हम जहाँ चैप्टर के एंड पर हैं, तो बेसिकली वो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो यूरोपियन के आइडियाज़ थे एज अ यूनिफाइड नेशन चाहने के, वो तो कहीं ना कहीं अडॉप्ट नहीं हुए क्योंकि लोगों ने अपने ही स्ट्रैटेजीज़ बनाए। लेकिन एक ऐसा आइडिया जहाँ पे एक स्टेट, एक कंट्री यूनिफाइड रहे, नेशन स्टेट की तरह इमर्ज हो, लोगों की भी बातें सुनी जाए, वहाँ पे मूवमेंट्स ना हो, झगड़े ना हो, एक पीस कंडीशन हो, वो पूरी दुनिया में फैल गया। अब वो मतलब होना ही होना चाहिए, ये तो होता ही है, होगा ही, ये वाली बात लोगों के पास पहुँच गई। तो दिस इज़ द एंड ऑफ अ चैप्टर। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।